Welcome to CBR English. This is Naresh Kumar. Let's watch the inside news. Delhi Lieutenant Governor Vinay Kumar Saxena stated that approximately 1,628 kgs of drugs worth around 3,200 crore were destroyed by the Delhi police as part of an ongoing anti-narcotics drive. He highlighted that such large-scale campaigns have not been conducted in any other state. The LG has set an ambitious goal for the Delhi police to make the national capital completely drug-free by the year 2027. सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि जो माननीय गृह मंत्री ने एक टारगेट सेट किया कि हमें दिल्ली को, देश को ड्रग मुक्त करना है, उस अभियान को बड़ी तेजी से चला रही है। आज करीब 1628 केजी ड्रग्स को जलाया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है और जिसकी कीमत करीब 3,200 करोड़ रुपए की है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5वीं बार मैं यहां पर आया हूं इस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो शायद मैं समझता हूं कि किसी और स्टेट में इस तरीके के अभियान नहीं चले होंगे। मैंने खुद दिल्ली पुलिस को 2027 तक दिल्ली को ड्रग मुक्त बनाने का एक टारगेट दिया है और जिस तरीके से दिल्ली पुलिस बड़ी मेहनत से इस काम को कर रही है, मुझे यकीन है कि उसमें सफल होंगे। ड्रग्स एक ऐसा मेनेस है जिसे सबको मिलकर खत्म करने की जरूरत है। ये सिर्फ पुलिस की ही ड्यूटी नहीं है, समाज के हर व्यक्ति की ड्यूटी है कि वो इसमें आगे आए, हमसे जुड़े और पुलिस को उसकी इन्फॉर्मेशन दे जहां पर इस तरीके का कोई कारोबार हो रहा है। ड्रग्स सिर्फ हमारे यूथ को ही खराब नहीं करती है, उसके साथ साथ इस पैसे से देश के खिलाफ बहुत सारी अंजाम दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें की जाती हैं। तो हमें इसे खत्म करना है, ये हमारा प्रण है और मैं एक बार फिर ये कहूंगा कि दिल्ली पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है, आने वाले समय में हम और अच्छे रिजल्ट्स देख सकते हैं। धन्यवाद। ड्रग सप्लायर की भी बात की जाए तो अपनी डिटेंशन ऑर्डर का भी जिक्र इसमें किया। थैंक यू सो मच। सीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में 4,000 के लगभग कीमत की ड्रग्स को रजिस्टर किया जाता है, किस प्रकार से इसको देखते हैं? सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि जो माननीय गृह मंत्री ने एक टारगेट सेट किया कि हमें दिल्ली को, देश को ड्रग मुक्त करना है, उस अभियान को बड़ी तेजी से चला रही है। आज करीब 1628 केजी ड्रग्स को जलाया गया है, डिस्ट्रॉय किया गया है और जिसकी कीमत करीब 3,200 करोड़ रुपए की है। ये अपने में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। 5वीं बार मैं यहां पर आया हूं इस ड्रग्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए, जो शायद मैं समझता हूं कि किसी और स्टेट में इस तरीके के अभियान नहीं चले होंगे। मैंने खुद Haryana Chief Minister Nayab Singh Saini announced that the state cabinet has approved the introduction of the Unified Pension Scheme for government employees currently enrolled in the new pension scheme NPS. The scheme will be effective from August 1st, 2025. Under UPS, families of deceased employees will receive a pension. Those completing 10 or more years of service will be eligible for a minimum guaranteed monthly pension of 10,000. Employees with 25 years of service will receive 50% of the average basic salary from the last 12 months before retirement as monthly pension. Over 2 lakh government employees who joined service on or after January 1st, 2006 will benefit from this assured pension option. Employees will have the flexibility to choose between the existing NPS and the new UPS. सुनिश्चित किया है। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना, उसको भी जो यूपीएस, उसको भी लागू को मंजूरी दी गई है। हरियाणा के कर्मचारी जो वर्तमान में न्यू पेंशन स्कीम में शामिल हैं, उनको भारत सरकार की तर्ज पर यूपीएस का भी ऑप्शन देने का फैसला मंत्रिमंडल ने किया है। यह एक ऐतिहासिक कदम है और यह योजना 1 अगस्त 2025 से ये प्रभावी होगी। यूपीएस में सेवानिवृत्ति के समय आखिरी के 12 महीने के औसत वेतन का
50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारी की मृत्यु के उपरांत परिवार को भी पेंशन मिलेगी। 10 या अधिक वर्ष की सेवा पूरी करने के बाद प्रति माह 10,000 रुपये का न्यूनतम गारंटी पेंशन मिलेगी। ये फैसला किया गया है। इस निर्णय से 1 जनवरी 2006 या उसके बाद सरकारी सेवा में आए 2 लाख से अधिक कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन का लाभ मिलेगा। इस योजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन, पारिवारिक पेंशन प्रदान करना है। नई एकीकृत पेंशन योजना यूपीएस के तहत 25 साल की सेवा पूरी कर चुके राज्य सरकार के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से पहले 12 महीने के दौरान प्राप्त औसत मूल वेतन का 50% पेंशन मिलेगी। कर्मचारियों के पास यूपीएस या एनपीएस योजना को जारी चुनने का विकल्प होगा, सुनिश्चित किया है। कर्मचारियों के लिए एकीकृत पेंशन योजना। Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath praised the remarkable transformation of Ghaziabad, describing it as a shining example of urban progress. He said the city, once known for gang wars and crime-based films, now stands as a model of cleanliness and urban planning. CM Yogi highlighted that Ghaziabad could soon rank among the top 50 cleanest cities globally. He lauded the development of infrastructure, noting the city's connection via 12-lane Greenfield Expressway and its status as the first city in India to operate a rapid rail system, where there were once mountains of garbage and now stand green city forests. He said, showcasing Ghaziabad's shift from decay to development. गाजियाबाद आज एक नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। गाजियाबाद का परसेप्शन बदला है। जिस गाजियाबाद के नाम पर कभी अपराध और गैंगवार की फिल्में बनती थी, आज वह गाजियाबाद विकास, स्वच्छता और सुव्यवस्था का एक मॉडल बनकर के उभर रहा है। दुनिया की 50 जो स्वच्छ सिटी हो सकती है, उसमें अब गाजियाबाद का भी नाम आ रहा है। प्रदेश की पहली स्वच्छ सिटी के रूप में गाजियाबाद का नाम आ रहा है। और आज गाजियाबाद की नहीं, सब बातों को लेकर के, आज से 10 वर्ष पहले कोई सोचता नहीं था कि गाजियाबाद 12 लेन के ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे के साथ जुड़ेगा। कोई ये नहीं सोचता था कि देश की पहली रैपिड रेल गाजियाबाद से होकर के जाएगी, पहली सिटी गाजियाबाद होगी जो रैपिड रेल से जुड़ेगी। आज गाजियाबाद के पास रैपिड रेल भी है, 12 लेन का एक्सप्रेस हाईवे भी है, गाजियाबाद के पास अपनी मेट्रो भी है, गाजियाबाद के पास अपना एयरपोर्ट भी है और गाजियाबाद अब गाजियाबाद से एक ग्रेटर गाजियाबाद के रूप में अपनी नई यात्रा को प्रारंभ कर रहा है। आज इसके लिए जनप्रतिनिधियों के साथ हम लोगों ने यहाँ पे काफी विस्तार से चर्चा किया है। यहाँ पे सभी संस्थाओं ने अपने स्तर पर अच्छे कार्य किए हैं, जिसमें हमारे कुछ नए इनिशिएटिव ग्रेटर गाजियाबाद के देश से आगे बढ़ाने के साथ ही यहाँ पे खोड़ा, लोनी, मुरादनगर, इन सब को लेकर के ग्रेटर गाजियाबाद को गाजियाबाद नगर निगम का पार्ट बनाने और एक बृहद कार्य योजना इसके विकास की आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने कहा है। इंटीग्रेटेड ऑफिस कॉम्प्लेक्स, जनपद मुख्यालय का सभी जनपदीय मुख्यालयों को एक छत के नीचे लाने की व्यवस्था, पुलिस कमिश्नरेट का कार्यालय जहां पे पुलिस मुख्यालय के रूप में गाजियाबाद के माध्यम से वह लोगों को बेहतरीन सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर की बेहतर स्थिति दे सके। बाबा दुग्धेश्वर नाथ मंदिर के कॉरिडोर के निर्माण की कार्रवाई हो या फिर यहां के विकास और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े हुए सभी कार्यक्रम
जैसे बीसीसीआई यहाँ पे बहुत पहले स्टेडियम बनाने के लिए एक लैंड ली थी, काम नहीं आगे बढ़ पाया। आज हम लोगों ने कहा कि वे उस लैंड का उपयोग अब गाजियाबाद विकास प्राधिकरण करे और गाजियाबाद विकास प्राधिकरण वहां पे एक स्टेडियम बनाए और उसका संचालन भी करे। ये मानसरोवर भवन, उत्तराखंड भवन या पूर्वांचल भवन, ये पब्लिक इसका उपयोग करना शुरू करे। इसके लिए भी हम लोगों ने यहां पे आज विकास प्राधिकरण भी और नगर निगम से कहा है इसका एक मॉडल बना करके भेजें, जिससे इनको हम ठीक ढंग से आगे बढ़ा सकें। एक नदी के पुनरुद्धार की कार्रवाई को आगे बढ़ाना। पिछले कुछ वर्षों गाजियाबाद आज एक नए गाजियाबाद के रूप में चमक रहा है। गाजियाबाद का परसेप्शन बदला है। Himachal Pradesh Chief Minister Sukhwinder Singh Sukho reported that the state witnessed a cloud burst at 3 locations at flash floods at 9 places. 3 deaths have been confirmed and 1 person has been injured. In Kangra district alone, 3 bodies have been recovered while 5 individuals remain missing. Rescue operations are underway and authorities are monitoring the situation closely. पिछले कल 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज मिल चुकी है, 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, तो 5 लोग अभी मिसिंग है। और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल लिया गया है और कब तकरीबन 15 के घर हाउस डैमेज हुए हैं। 2 नेशनल हाईवेज को बहुत डैमेज हुआ है और मेरा यही अनुरोध रहेगा कि नदी नालों और के पास पर्यटक भी ना जाएं, नदी नालों से दूर रहें और बाकी जिला हेडक्वार्टर्स के इर्द गिर्द के सारे स्थान सुरक्षित है, वहाँ रह सकते हैं। नदी नालों में जाकर कोई साहसिक खेलों का प्रदर्शन करने की अभी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बरसात में नदी नालों के किनारे जाना या अपनी जीवन से खेलना होता है, तो इस दृष्टि से भी वो बचकर रहें। और मेरा ये मानना है कि जो हमारा फ्लैश फ्लड आया, जो जिन हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को नुकसान पहुंचा है, उसके भी हम जायज़ा ले रहे हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन का जो सांझ में 100 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, उसको तकरीबन बहुत नुकसान हुआ है, उस नुकसान का हम जायज़ा ले रहे हैं और निश्चित तौर पर 2 कुल्लू और 3 कांगड़ा ज़िले में मिसिंग है। जो पिछले कल 3 जगह क्लाउड बर्स्ट हुआ, 9 फ्लैश फ्लड्स आए और मेरा ये मानना है कि तकरीबन अभी जो टोटल डेथ हुई है वो 3 हुई है, 1 इंजर्ड हुआ है और कांगड़ा में 3 डेड बॉडीज मिल चुकी है, 6 लोग मिसिंग है। 6 में से 1 व्यक्ति जो कि फ्लैश फ्लड के समय, क्लाउड बर्स्ट के समय जंगल में चला गया था, वो उसके मिलने की सूचना प्राप्त हुई है, तो 5 लोग अभी मिसिंग है। और जो पानी में फंसे हुए लोग थे 40-50, उसमें 31 लोगों को निकाल। Speaking at an emergency day seminar, Uttarakhand Chief Minister Pushkar Singh Dhami described the emergency as a horrifying period during which journalists, political leaders and even women were jailed without reason. He said that the observation of Samvidhan Hatya Divas, Constitution Murder Day, under the leadership of Prime Minister Narendra Modi is meant to remind citizens of a time when democracy was crushed and the Constitution was suppressed due to the authoritarian actions of the individual. CM Dhami emphasized that such events serve as a stark reminder of the importance of protecting democratic values. इमरजेंसी थी, आपातकाल था, छोड़ो वो कितनी भयावह थी, किस प्रकार से जेल में घुसा गया था,
किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या की गई थी, अनेक नेताओं को, अनेक पत्र पत्रिकाओं को, समाचार पत्रों को बंद कर दिया गया था, महिलाओं को जेल में डाल दिया गया था, साथ ही नसबंदी जबरदस्ती कर दी गई थी। हमारे देश की युवा पीढ़ी, आने वाले नौजवान, आने वाले विद्यार्थी सबके स्मरण में इमरजेंसी जरूर रहनी चाहिए। इसलिए हमारे प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पूरे देश में आह्वान किया गया कि संविधान हत्या दिवस इसका नामकरण हुआ। तो संविधान की किस प्रकार से हत्या की गई और पूरे देश के अंदर आज जगह जगह पर ऐसे कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जिसने एक व्यक्ति की हठ धर्मिता उस समय की, जिसके कारण से संविधान की आत्मा को कुचला गया, दबाया गया और संविधान की हत्या की गई। जो इमरजेंसी थी, ये आपातकाल, छोड़ो। Maharashtra Minister Chandrasekhar Bawankule stated that a committee has been formed by the Chief Minister to review amendments to the Maharashtra Jan Suraksha Act. Senior leaders contributed to the framing these changes. He explained that organizations suspected of promoting Naxalism will now be named before the Judicial Committee. If found guilty, the committee will decide the necessary action. He said this move will significantly help curb the Naxalite movement in the state. महाराष्ट्र में हमारे सभी के लिए बहुत जो अत्यावश्यक बिल था, महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा, जो कायदा हम लाने वाले हैं, उस कायदे के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभागृह में एक क्या क्या सुधारना होनी चाहिए, क्या क्या आकलन होना चाहिए, इसके लिए एक समिति मेरी अध्यक्षता में बनाई थी। इस समिति में हमारे शरद पवार जी के गठ के जो नेता है जयंत पाटिल जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विजय वडेट्टीवार जी, हमारे विधानसभा के सदस्य विधानसभा गृह के नाना पटोले जी, शशिकांत शिंदे जी, जितेंद्र आव्हाड जी, सतीश बंटी पाटिल जी, हमारे वहां पर भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के सारे विधायक, एक 25 नजीक सारे विधायकों ने इस समिति में काम किया। और मुझे इस बात का आनंद है कि हमारे सारे वरिष्ठ अधिकारी, डीजीपी, हमारे एसीएस होम, हमारे वहां के इस विषय में काम करने वाले संदीप पाटिल जी और हमारे दोरजे जी, ये सारे लोगों ने इस पे काम किया। एक तरफ विधिमंडल ने काम किया, एक तरफ लॉ एंड जुडिशरी ने काम किया, एक तरफ पुलिस प्रशासन ने काम किया, एक तरफ सरकार ने काम किया। और जिस प्रकार से ये जो विधेयक आया है, ये जो कायदा हम लाना चाहते हैं, ये कायदा या जो कायदा है कि जो हमारे यहाँ जो एक नक्सलाइट मूवमेंट को, हमारे महाराष्ट्र में नक्सलाइट मूवमेंट के तरफ युवाओं को आकर्षित करवाना, नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने के लिए उनको प्रोत्साहन देना, नक्सलाइट मूवमेंट देश में बढ़ना चाहिए, राज्य में बढ़ना चाहिए करके ऐसी संगठन इस महाराष्ट्र में आइडेंटिफाई हुई है, जो समिति के सामने जाएगी। एक हमने इसके लिए बीच में मुख्य न्यायाधीश, ये उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या रिटायर्ड न्यायाधीश की समिति बनाई है, उनके सामने ये संगठन के नाम जाएंगे, तपास जाएगा, वो डिक्लेयर करेंगे कौन संगठन क्या प्रकार का कार्य कर रहा है। अगर वो उसमें आरोपी होता है, इस मुख्य जो हाईकोर्ट के न्यायाधीश है, उस समिति के सामने अगर ये संगठन का खुलासा हो जाता है कि ये संगठन नक्सलाइट मूवमेंट को साथ दे रहा है, महाराष्ट्र के युवाओं को बिगाड़ रहा है, उस संगठन को ऊपर कार्रवाई करने के लिए एक कायदा महाराष्ट्र में जरूरी था। जो ये नक्सलाइट मूवमेंट को साथ देने वाली संगठनें हैं, इनको कार्रवाई होनी चाहिए, उनको कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए कायदे को हम सरकार इस अधिवेशन में लाने वाली है। ये कायदा पूरी तरह से जो हमारी सूचनाएं हैं, ये सूचनाएं जो आई थी महाराष्ट्र से, हमने पब्लिक डोमेन, महाराष्ट्र में हमारे सभी के लिए बहुत जो अत्यावश्यक बिल था,
महाराष्ट्र विशेष जनसुरक्षा कायदा, जो कायदा हम लाने वाले हैं, उस कायदे के लिए माननीय Jammu and Kashmir Lieutenant Governor Manoj Sinha convened a high-level meeting with the political leaders at Raj Bhavan to review preparations for the upcoming Amarnath Yatra. The meeting saw participation from key leaders including former Chief Minister Omar Abdullah, Sajjad Loan, M.Y. Tarigami and several others. The discussions focused on ensuring smooth, safe and inclusive arrangements for the annual pilgrimage. Rajasthan Chief Minister Bajralal Sharma, while addressing the convocation ceremony of IIT Jodhpur, remarked that the 1,282 graduating students were more than just graduates. He described them as a symbol of youth power that would significantly contribute to the realizing the vision of Viksit Bharat 2047. आज का दिन केवल एक दीक्षांत समारोह नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक पुनर्जागरण का एक ऐतिहासिक क्षण है। आज का दिन हमारे लिए केवल एक स्मृति नहीं बल्कि भविष्य की दिशा तय करने वाला मील का पत्थर है। आज यहां से निकलने वाले 1288 स्नातक केवल डिग्रीधारी नहीं है, ये युवा शक्ति है। भारत को विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में आप अग्रणी भूमिका निभाएंगे। मुझे इस बात की बहुत खुशी है और गर्व है कि आपने अपनी उपाधि आईआईटी जोधपुर जैसे एक बहुत ही समृद्ध तकनीकी संस्थान से प्राप्त की है। जोधपुर के बारे में, जोधपुर की स्थापना, इस आईआईटी की स्थापना 2008 में हुई थी और यहाँ भारत के प्रतिष्ठित आईआईटी संस्थानों में से जो एक है। कंप्यूटर साइंस, डेटा साइंस, एआई, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायो इंजीनियरिंग आदि के क्षेत्र में संस्थान अपनी शिक्षा और रिसर्च के लिए जाना जाता है। मानविकी और सामाजिक विज्ञान, डिजिटल, स्वास्थ्य, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग जैसे उभरते क्षेत्र में भी संस्थान ने अपना लोहा मनवाया है। आईआईटी जोधपुर मरदरा की इस धरती में एक चमकता हुआ मोती है, जो न केवल जोधपुर और राजस्थान में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अपनी चमक बिखेर रहा है। आज का दिन केवल एक दीक्षांत समारोह नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिक Union Minister on West Bengal BJP President Sukanta Majumdar
remarked that conducting a Rath Yatra was not the responsibility of any government. He differentiated the tradition of Jagannath Puri from the events in Bengal, alleging that Chief Minister Mamata Banerjee was using the occasion to divide the Hindu vote bank. He claimed that Banerjee feared losing Hindu support and was resorting to the such tactics to prolong her rule. Calling the move political, he said the CM had politicized Lord Jagannath. He added that wherever the BJP had a presence, the party would participate in the Rath Yatra. की काम रथ यात्रा कराना नहीं होता। जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू हैं, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह पश्चिम बंगाल के कुछ हिंदू जो गलती पर बैठे हैं ममता बनर्जी के मंदिर को देखकर, और ममता बनर्जी उसी गलती का नाजायज लाभ उठा रहे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हिंदू वोट अगर ममता बनर्जी से जिस तरीके से दूर जा रहा है, कालीगंज इलेक्शन में भी 74% हिंदू वोट बीजेपी को मिला, तो इस तरीके से अगर चला तो ममता बनर्जी की राजपाट जाने वाली है, और राजपाट के लिए कुछ भी कर सकती है। ये पूरा पॉलिटिकल है। जगन्नाथ प्रभु को ही पॉलिटिसाइज कर दिया ममता बनर्जी ने, जो पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। ममता बनर्जी ने प्रभु जगन्नाथ को पॉलिटिसाइज कर दिया। नहीं, हमारा स्टैंड तो क्लियर है। बीजेपी जहाँ रहेगी रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करेगी, तो विरोधी दलों ने तो हमारे एलओपी जहाँ रहेंगे वहाँ पे वो पार्टिसिपेट करेंगे। मैं भी कहीं ना कहीं रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करूँगा। वी आर ए प्राउड हिंदू, हमें कोई शर्म नहीं है छुपने। हम हिंदू है, और हिंदू उत्सव पर, हिंदू त्योहारों पर, हिंदू पूजा पर हम पार्टिसिपेट करते हैं एज ए कॉमन हिंदू। हाँ, कल्चरल सेंटर ही तो है, हम ही तो वही बोल रहे हैं। इट इज़ ए कल्चरल सेंटर, उसमें तो पूजा नहीं हो सकता। कल्चरल सेंटर में पूजा कैसे हो सकता है? कल्चरल सेंटर की काम रथ यात्रा कराना नहीं होता। जगन्नाथपुरी का अलग विषय है, तो वहाँ पे उस तरीके से होता है, सरकार पीछे रहता है। लेकिन ममता बनर्जी हिंदू वोट को बांटने के लिए, जो 5 से 10% हिंदू हैं, जिनको ममता बनर्जी हर बार मूर्ख बनाकर, धोखा देकर वोट ले लेते हैं। जैसे रामायण में हुआ था, रावण भी भगवा पहन के आया था ना, माँ सीता ने समझ लिया कि साधु है, गलती कर बैठे। उसी तरह That's the wrap up of the Inside News. Keep watching CVR English News.